A very good day to everyone. So you have to write 5 minutes में 44 AD के pointers and another 5 minutes में you have to write section 32 के pointers.
हाँ। सेक्शन 32 और एक कौन सा सेक्शन? 44 AD। फोर्टी फोर एडी एंड सेक्शन 30।
डन। रिकॉल हुआ 2 दिन बाद कि गया सब? Have you recalled even 40-50% also? Yes, ma'am. That's nice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 40-50% recall हुआ ना? Chirag, video should be on. More than 50%. More than 50%. Very good, very good. That means 2 दिन तुमने रिवीजन तो किया ही नहीं। ओहो, सच बोलना तो भारी पड़ गया। क्या किया फिर 2 दिन? सैटरडे, आई गेस संडे को भी क्लास नहीं थी, कल भी क्लास नहीं थी, तो किया क्या? 2 दिन तो क्लास नहीं थी ना? Yes, ma'am. कर क्या रहे थे? हम सोच रहे थे डीटी पढ़े या नहीं पढ़े, उसी में पूरा दिन निकल गया। बोलो क्या करूं तुम लोगों का? कर क्या रहे हो? सीए की स्टूडेंट हो ना? गलती से इस क्लास में तो नहीं आ गए? बस हंस, कीप स्माइलिंग। हम क्या कर सकते हैं? पेपर रीडिंग किया या नहीं किया? वो टाइमर वाला किया या नहीं किया? Yes, ma'am. वो थोड़ा यूनिक था ना, तो कर लिया हमने। बाकी रिवीजन तो छोड़ो। कितना टाइम लगा अक्षय? First question, reading and solving. 1 घंटा and 5 minutes. सचिन, 25 minutes, मैम। रीडिंग प्लस सॉल्विंग, और सॉल्व करने के बाद चेक किया? नहीं मैम। अरे मतलब मैं क्या ही बोलूं। पूरी डिश बन गई पर टेस्ट नहीं कर रहे कि उसमें नमक है भी कि नहीं है। बस सर्व कर देंगे वहां पे जाके एग्जामिनर को। और किसने? अक्षय, यू हैव चेक? चेक किया, वो तो करेक्ट है मैम, लेकिन मुझे टाइम ज्यादा लगता है हर वक्त एग्जाम में। एक्चुअल एग्जाम भी जब देती हूँ तब भी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगता ही है, मतलब 50 मिनट्स तो क्रॉस होती ही है। उधर 50 मिनट्स क्रॉस करते से यू हैव ओनली 1 hours and 30 minutes फॉर अदर क्वेश्चन, Yes, ma'am. इंक्लूडिंग एमसीक्यू। और फिर वो पेपर मेरा ऐसा रहता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नीटली सॉल्व किया रहता है, हैंडराइटिंग वगैरह भी दैट इज सब द रॉन्ग स्ट्रेटेजी ना, योर स्ट्रेटेजी इज वेरी रॉन्ग। हाँ, फिर उसके बाद पूरा डाउन हो जाता है। व्हाट अबाउट लक्ष्मी? चलो नहीं किया। यू हैव डन दैट टारगेट? यस मैम। हाँ, फिर कितना टाइम मिला? मैम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 50 मिनट्स लगे मैम। 50? यस मैम। परफेक्ट। अक्षय? मैम दैट टू डिप्रिसिएशन में ज्यादा टाइम स्पेंड ज्यादा हुआ मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन मुझे हर एक बार आके कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है मैम। वेट, अक्षय? 25 minutes, madam. Only reading. ओनली रीडिंग 25 मिनट्स। चिराग, सुष्मित, जल्दी बोलते जाओ। इंडिविजुअली डोंट वेट फॉर माय इंटरव्यू। बोलो। मैम 45-50 मिनट्स में पूरा कंप्लीट। सुष्मित जल्दी बोलो। मैम बहुत टाइम लगता है मैम, बहुत हो नहीं मतलब? रहा है। 1 घंटा लगता है मैम, नहीं हो पा रहा है। Ma'am, same. 1 घंटा। Ma'am, कार्तिक? reading itself is 10 minutes, ma'am. एंड सॉल्विंग? And solving is 45 minutes, ma'am. 40 to 45 minutes. On an average, can I say 40 minutes to every student? On an average सबको ले दे के 40 मिनट्स तो लग ही रहे सॉल्व करना। 40 मिनट्स तुमने इससे पहले कब सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1? कभी? कि नहीं नहीं आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके, एंड लेट अस चेक व्हाट इज द टाइम स्केल दैट वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। आज से पहले कितनी बार कर लिया? एग्जाम में ही किया है। Exam में और एग्जाम में ऑब्वियसली यू वुड बी नोइंग वन थिंग। बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके बात करते हैं। एग्जाम में यू नो कि यू कैन नॉट स्पेंड 1 hour। बोलो यस और नो बोलते जाओ। Yes, ma'am. यस मैम। एग्जाम में जब 1 hour स्पेंड नहीं कर सकते तो व्हाट यू इंक्रीज? स्पीड। ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने के बाद यू डोंट हैव टाइम टू थिंक मच ऑन अ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। किसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे यू डोंट हैव टाइम टू थिंक यार क्या होगा। विद इन 1 minute और 2 minutes यू फाइंड के अनेबल टू अंडरस्टैंड
अपन क्या करते हैं, अपनी फीलिंग के हिसाब से सॉल्व करके आते थे कि आई फील कि ये होगा. इज इट करेक्ट और नॉट? यस मैम. यस मैम. तीसरी चीज मैम, बिकॉज देयर इज स्पीड, बिकॉज हमको समझ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की तो आप बात ही भूल जाओ, थोड़ा सा तो भूल ही जाओ, बिकॉज वी हैव टू फोकस मोर ऑन सॉल्व हो जाए वही बहुत है. उसके बाद प्रेजेंटेशन देखेंगे, और प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स प्रोविजंस, सेक्शंस, उस पे तो हम वैसे भी लास्ट में आते आते छोड़ ही देते हैं. कहीं ना कहीं तो योर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. एम आई करेक्ट? तो दिस आर द फोर, ये चार चीजें, दैट इज द फेलियर. अब एक चीज बताओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये तुमने अभी क्या किया, फर्स्ट टाइम यू हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 अंडर एग्जाम कंडीशन ही सॉल्व किया ना, आंसर तो नहीं देखे थे? नो मैम. तो मैम जब जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम सॉल्विंग समथिंग, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लर्निंग कर्व. अभी तो यू केम टू नो कि अरे मिस्टेक है, कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1, ऑलवेज इट इज ऑफ 14 मार्क्स. एंड 14 मार्क्स में इफ आई एम डूइंग ऑल दिस मिस्टेक्स, तो वो मुझे लेके आता है 4 से 6 मार्क्स के ऊपर. दैट मीन्स ऑलरेडी आई एम गिफ्टिंग आईसीए 10 मार्क्स. आर यू गेटिंग दैट? तुम खुद ही अपने तरफ से 10 मार्क्स गिफ्ट करके आ रहे हो. मैम आपने तो एक चीज बताई थी क्या, कि सपोज करो 10 मार्क्स का हर एक पेपर में, इन एवरी पेपर वी स्किप 10 मार्क्स का क्वेश्चन, वो तो था ही. फिर आपने कहा था सपोज करो 10 मार्क्स का हर एक पेपर में गलत है, पर ये 10 मार्क्स को हम फ्री के गिफ्ट करके आते हैं. अपार्ट फ्रॉम whatever you have done mistakes, apart from your mistakes, 10 मार्क्स तो गिफ्ट है. मैम 10 नहीं, चलो 8 मान लो, उससे कम मान सकते हो? कैन यू से कि मेरे को 14 मार्क्स के क्वेश्चन में, नो नो मैम, आई एम श्योर कि आई विल स्कोर 10 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ही गिफ्ट करेंगे. अभी इस पोजीशन पे आई कांट से कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग 50 मिनट्स ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आई विल डेफिनेटली से कि हमारा गिफ्ट कितना है, 10 मार्क्स. अब व्हाट यू वांट, सो व्हाट यू वांट, तुमको चाहिए कि फर्स्ट टाइम में मैम हमको लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, कैसे ऐसा एक मिरेकल हो जाए कि इट वुड कम टू एटलीस्ट 25. हो सकता है क्या? व्हेन यू स्टार्टेड वॉकिंग आल्सो, तुम एक बार में वॉक करना नहीं सीखे थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम. जो भी पेपर सॉल्व किया, आई गेस आई हैव गिवन जुलाई 21 का पेपर. अब नाउ टारगेट फॉर टुडे, अब कौन सा स्टार्ट करना है, नेक्स्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का पेपर अगेन क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू सॉल्व. अभी सबसे पहले तो मेक योर ब्रेन कंफर्टेबल, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैव अ फोबिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हर एक स्टूडेंट का फोबिया एक ही होता है, क्वेश्चन नंबर 1. तो अभी कुछ नहीं करना है, डू नॉट जज योरसेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम यू हैव सॉल्व, नोट डाउन योर टाइमर कि दिस वाज माय टाइमर. जैसे जैसे एमटीपी आरटीपी सारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस टारगेट ही होना चाहिए, इट शुड मूव नाउ टू 25 और 20. एक बार में कोई भी चीज नहीं होती. अगर मुझे भी कुछ सीखना है तो एक बार में आई कैन गेट द परफेक्शन. परफेक्शन इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट वन टाइम स्टेप. ओके, तो आज का तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट का जो जुलाई 21 की बात का टाइम है, दैट पेपर यू हैव टू सॉल्व. आई एम राइटिंग द टारगेट. I guess it was your December ना, December 21 में हुई थी ना, जुलाई के बाद. दिसंबर. दिसंबर. अब टेल मी वन थिंग, व्हेन यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 यस्टरडे, जब भी तुमने सॉल्व किया था जुलाई 21 का, हैव यू फाइंड कि एडजस्टमेंट्स आर न्यू?
कुछ भी ऐसा लगा क्या कि एडजस्टमेंट्स आर वेरी न्यू और इट वाज ओनली फ्रॉम द बुक दैट यू हैव डन? क्या लगा? मैम हमने अब डेप्रिसिएशन भी रेट पे adjustment ध्यान नहीं दिया था, मगर उसमें तो सब डेप्रिसिएशन निकालने थे, तो मैम पूरा याद रखना डेप्रिसिएशन I told रेट्स। you ना, section 32 is very important. सेक्शन 32 सबसे इंपॉर्टेंट है पीजीबीपी में. दैट इज द रीजन 1.5 क्लास वी हैव स्पेंड ऑन ओनली डेप्रिसिएशन. जब मैं किसी चीज पे बहुत टाइम लगा रही हूँ, समझ जाना कि दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी पीजीबीपी का प्रिजम्पटिव वी विल कंप्लीट एंड वी विल हाईलाइट दो सेक्शन जिसको तुम्हें सपने में भी नहीं भूलना चाहिए. आर यू गेटिंग? उसका जो बोलते हैं ना कि इतना क्रक्स पता होना चाहिए कि इवन कोई नींद से उठा के बोले कि भाई बता ये क्या था, अरे 15% और सो जाना. आर यू गेटिंग? चलो, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद, ये तुम्हारा आज का एक ही टारगेट दे रही हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इतने स्लो पेस पे इफ यू आर डूइंग द टारगेट्स आई कैन नॉट गिव यू द मेंटरिंग. देन हो ही नहीं सकता. फिर कब तक करोगे? एग्जाम तक यू वांट टू कंटिन्यू द मेंटरिंग एंड टेस्ट सीरीज कब दोगे? फिर पॉसिबल ही नहीं है. फिर तो यू हैव टू, एक ही चीज बोलिए, हाफ एन आवर आई वांट आफ्टर द क्लास. तुम वो भी नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा? पर दिस टारगेट तो यू हैव, ये तो तुम्हारा टाइमर है. चेक तो खुद को करना पड़ेगा कि नहीं? चलो तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, मैंने कहा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वी हैव टू स्टार्ट. अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग न्यू. और वो कौन सा है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट. मैम नॉन रेसिडेंट के केस में कौन कौन सी चीजें आती है? तो नॉन रेसिडेंट के केस में देयर इज सेक्शन नंबर 44B, देयर इज सेक्शन नंबर 44BB. ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, अभी ये सारे सेक्शन आगे के कौन से हैं वो तो मुझे पता नहीं ना, मुझे ध्यान रखना है. बट बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज 44B, क्योंकि आज मैं इस पे टाइम लगाऊंगी. दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट. इसके बाद वाले सेक्शन पे किसी पे भी टाइम नहीं लगाने वाली मैं. ठीक है, आई विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस बिकॉज सेक्शन नंबर 44B के साथ एक और सेक्शन लगता है दैट इज 172. उसके बिना इसको समझने का कोई सेंस ही नहीं है. तो चलो कम ऑन पेज नंबर 155. मैम सेक्शन नंबर बता देना प्लीज. 44B. डन. चलो अभी पहले इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है. ये बोलता है मैम सेक्शन नंबर 44B इज रिलेटेड टू शिपिंग बिजनेस. सेक्शन नंबर 44B किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द शिपिंग बिजनेस. चलो कंसिडर. मैम ये शिपिंग बिजनेस किसका होना चाहिए? दिस शिपिंग बिजनेस शुड बी ऑफ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट ओनली. तो मैम दिस शिपिंग बिजनेस रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट होना चाहिए. अब ये बोलते हैं प्रिजम्पटिव कितना होगा? व्हाटएवर इज द प्रिजम्पटिव इनकम, वो तुम क्या बताओगे? उसका परसेंटेज कितना बताओगे? 7.5%. तो इफ यू हैव अ शिपिंग बिजनेस, यू आर अ नॉन रेसिडेंट. मैम नॉन रेसिडेंट कैसे पता चलेगा? दैट वी हैव डन रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर. इफ इट इज अ नॉन रेसिडेंट इज हैविंग अ शिपिंग बिजनेस, और ये जो शिपिंग बिजनेस है whatever is the specified sum. मैम ये स्पेसिफाइड सम क्या है समझेंगे अभी. ये जो स्पेसिफाइड सम है इसका 7.5% इज गोइंग टू बी योर इनकम. हम मानेंगे कि दिस इज योर प्रिजम्पटिव इनकम. इस पे हम लोग टैक्स लगाएंगे. वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस. ठीक है, आगे बोलते हैं वो स्पेसिफाइड इनकम क्या है. ये इतनी सी स्पेसिफाइड इनकम दी. इसको मैं इजी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो इसकी जगह मैं ऐसा करती हूँ. सपोज करो ये क्या है? दिस इज पोर्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का पोर्ट है. ठीक है, और ये क्या है? आउटसाइड इंडिया. लेट्स से ये हो गया हमारा यूएसए, ये हो गया इंडिया का पोर्ट. तो मैम सपोज करो, क्या सपोज करना है कि एक नॉन रेसिडेंट है. नॉन रेसिडेंट इज हैविंग शिपिंग बिजनेस इन इंडिया. नॉन रेसिडेंट का इंडिया में शिपिंग बिजनेस है. तो बोलता है अमाउंट पेड पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर लाइफ स्टॉक मेल गुड शिप्ड एट फ्रॉम एनी पोर्ट और प्लेस इन इंडिया.
मैम अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शिप है, इस शिप पे अगर कोई भी पैसेंजर चलता है, यहाँ पे गुड्स आते हैं, मेल आता है, कोरियर होता है, बिकॉज इंडियन पोर्ट पे ये क्या हुआ है, सारी चीजें इंडियन पोर्ट पे अपलोड हुई है, ठीक है, सारी चीजों की लोडिंग कहाँ हुई है, इंडियन पोर्ट पे, एंड यू आर पेइंग पेइंग पे 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो या पेबल कर रहे हो, तो बोलता है कि अमाउंट पेड पेबल। क्यों पे या पेड या पेबल कर रहे हो, बिकॉज द अमाउंट इज पेड और पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि लोडिंग कहाँ पे हो रही है, द लोडिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। तो मैम सोर्स कहाँ हो गया, इंडिया। द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नॉन रेसिडेंट इज व्हाट, इंडिया, बिकॉज लोडिंग कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। अंडरस्टूड दैट। तो पहला मेरा क्या है, एंड एक चीज मैं क्लियर बोल रही हूँ, कोई भी वीडियो ऑन ऑफ करने पे अब ध्यान देगा तो मैं क्लियरली उसको रिमूव कर दूंगी, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक है। और सिट स्ट्रेट इन द क्लास, यू कैन नॉट सिट लाइक दिस, ऐसे सिटिंग नहीं होती, सिट स्ट्रेट। टॉकिंग टू यू ऑल्सो सुष्मित, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हो। इफ यू आर इन द क्लास यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम, एकदम स्ट्रेट बैठो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लास में ऐसे बैठते, लेट के जैसे ऐसे नहीं पढ़ाई। चलो आई विल नॉट रिपीट अगेन। नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट को इनकम क्यों हो रही है, बिकॉज लोडिंग इज हैपनिंग इन इंडिया, तो इसीलिए अमाउंट पे या पेबल हो रहा है। देन मैम अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस थिंग सेम एट फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या है मैम, ये भी तो हो सकता है यहाँ पे इंडिया के बाहर लोडिंग हो रही है, लोडिंग क्या हो रही है इंडिया के बाहर, अगर इंडिया के लोगों के लिए ये हो रही है बिकॉज दे वांट शिपिंग टू बी डन इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया में आना चाहिए बिकॉज ऑफ इंडिया के लोग, इंडिया के पैसेंजर्स यहाँ पे चढ़ रहे इंडिया में आने के लिए। तो अगर ऐसा भी होता है तो हम मान लेंगे कि दिस इज द स्पेसिफाइड सम। एक बार इस पे आते हैं फिर से, अमाउंट रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या तो अमाउंट कहाँ रिसीव हुआ है, एग्जैक्टली द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, एक्चुअल में इंडिया में रिसीव हुआ है, या फिर मान लेंगे डीम्ड कि अमाउंट कहाँ रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर लाइवस्टॉक गुड्स शिप्ड एट फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। सीधी बात ये बोलो, या तो इंडिया के लोगों के लिए या फिर इंडिया में, या तो तुम्हें क्या है इंडिया के लोगों के लिए काम कर रहे हो या इंडिया में लोडिंग हो रही है, इन बोथ द केसेस दिस सम वुड बी काउंटेड। ये सम तुम्हारा क्या है, स्पेसिफाइड सम है। इज दैट क्लियर, एनी डाउट इन दिस लैंग्वेज। ये हो गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द बुक 44B खत्म, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है, दिस इज नॉट द केस। अब अपन 44B के एग्जैक्ट पॉइंटर्स पे आते हैं जो बुक में नहीं है, वी हैव टू मेंशन दैट। तो मैम 44B है, 44B के पॉइंटर्स क्या बोलते हैं, जब मैं जाती हूँ किसके ऊपर, 44B के ऊपर। अब सारी चीज इधर ध्यान रखना बिकॉज योर बुक डज नॉट हैव दिस, एटलीस्ट इस प्लेस पे नहीं है जहाँ पे उसको होना चाहिए था। मैम अगर हम सेक्शन 44B की बात करते हैं तो एज यू सेड व्हाट इज सेक्शन नंबर 44B, सुनो ध्यान से मैम, इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इफ इट इज सेक्शन नंबर 44B, ये चार्जिंग सेक्शन है, दिस इज व्हाट, चार्जिंग सेक्शन। मैम आपने कहा था whenever you have to think about 44B, आपको एक चीज और ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी, that is what, section number 172। तो मैम what is that section number 172? Always we have to read section 172 if we are engaged in a boating का business, yes, always बोल रही हूँ, always when it is section number 44B you have to think of 172। मैम लेकिन ये 172 क्या है, this is recovery section। तो मैम you want to say this is charging section और recovery कहाँ पे होती है, section number 172 में। is that clear, first point? और क्या है मैम, यहाँ बोलते हैं कि when it comes to section number 44B, when you come to 44B क्या क्या काउंट होगा मैम, स्पेसिफाइड सम में, what would be counted in my specified sum? तो स्पेसिफाइड सम में मैम क्या काउंट होगा, वट एवर अमाउंट किस चीज का, शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया।
इंडिया में अगर क्या हुआ है, शिफ्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया, उसका सम अगर पे कर रहे हो पर्सन को, नॉन रेसिडेंट को, और इट इज पेबल, दैट विल बी काउंटेड प्लस शिफ्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया. इफ इट इज व्हाट, शिफ्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के ही लोग हैं, इसीलिए तो क्या कर रहे हो तुम, उनका भी काउंट कर रहे हो. तो शिफ्ट एट एनी पोर्ट इन इंडिया और शिफ्ट एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, बोथ द केसेस ये यहाँ पे काउंट होंगे. बट मैम व्हाट अबाउट सेक्शन 172? सेक्शन 172 में किन चीजों की रिकवरी होगी? तो सेक्शन 172 रिकवरी करता है ओनली इसकी, किसकी? ये मतलब ये रिकवरी पार्ट नहीं है सेक्शन 172 का, व्हेन शिपिंग इज डन आउटसाइड इंडिया. तो रिकवरी मैकेनिज्म में सिर्फ किसको काउंट करना है? व्हाटएवर शिपमेंट हैज बीन डन इन इंडिया. मैम अप्लाई कैसे करेंगे? वेट, वी विल डू द क्वेश्चन आल्सो. इसका क्वेश्चन इसी के साथ करेंगे. मैम चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? चार्जिंग सेक्शन 44B, रिकवरी मैकेनिज्म 172, स्पेसिफाइड सम. स्पेसिफाइड सम का मतलब क्या है? व्हाटएवर शिपिंग डन इन इंडिया या फिर इवन शिपिंग डन आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया में शिपिंग हुई है तो रिकवरी मैकेनिज्म 172 विल बी एप्लीकेबल. इसके लिए कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है. अभी बेस क्लियर हो रहा है बस कि हाँ कुछ कुछ तो ऐसा है. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है मैम? 44B में टैक्स रेट क्या होगा? व्हाट वुड बी द टैक्स रेट? बिकॉज यू आर सेइंग कि प्रिजम्पटिव इनकम दैट इज 7.5, आई अंडरस्टूड, बट टैक्स रेट क्या होगा? तो टैक्स रेट इज गोइंग टू बी नॉर्मल एज पर द नॉन रेसिडेंट. वॉट एवर इज द नॉर्मल रेट, वो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. बट मैम इफ आई कम टू 172, व्हाट इज द रेट? फ्लैट रेट 40% प्लस 2% surcharge और 5% surcharge based on total income. ठीक है, और वही तुम्हारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो मैम पहले तो अगर हम 44B में कैलकुलेशन करेंगे इट वुड बी नॉर्मल रेट, बट आप रिकवरी बोल रहे हो, रिकवरी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट. यस, कैसे होगा? अगेन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ समझ लेंगे. फिर आगे और भी है. यस मैम, ये जो सेक्शन 44B है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेक्शन नंबर 44B, व्हाट आर द सेक्शंस दैट आर ओवरराइडेड? कुछ तो होगा क्योंकि दिस इज प्रिजम्पटिव. हमने वहां पे भी पढ़ा था इन आवर रेसिडेंट आल्सो कि 28 से 38 तक वी विल नॉट गेट. तो यहाँ क्या क्या ओवरराइड होगा? ध्यान से समझना भी. ओवरराइड 28 से लेके 43A, दैट मीन्स 10,000 वाला 43B, ऑल आर ओवरराइडेड ओवर. 43A तक एवरी सेक्शन ओवरराइडेड. यू यहाँ पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. मैम डेप्रिसिएशन नो. मैम 33A कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देना. कोई एक्सपेंसेस यू कैन नॉट अलाउड बिकॉज इट हैज ओवरराइडेड एवरीथिंग. इनफैक्ट सिंगल डे सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 कुछ भी एप्लीकेबल नहीं. नथिंग इज एप्लीकेबल फॉर 44B. मैम इफ आई कम हियर, क्या यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है? अरे रुको, ये क्या लिख दिया? ओवरराइड एंटायर एक्ट. ये तो पूरे एक्ट को ही क्या कर देता है? ओवरराइड कर देता है. इम्प्लीकेशन क्वेश्चन ही समझाएगा. और क्या है? फिफ्थ मैम, एज यू सेड 28 से 43A, एज यू सेड कि 28 से 43A ओवरराइड, वुड आई गेट कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वाला प्रोविजन? क्या कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वाले प्रोविजन तो अप्लाई कर सकते हैं? यस. मैम यहाँ पे तुम ही बता दो, मैं नहीं बता पा रही, तुम बताओ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्या करें? Not allowed. Why?
Overrides, It yes. was Because override entire entire act is act. override. पूरा एक्ट ही ओवरराइड है मैम, तो यहाँ पे नहीं। सिक्स्थ, यहाँ बोलते मैम डिडक्शन दोगे क्या, चैप्टर 6A का डिडक्शन? यस, अब यहाँ पे दोगे क्या? एंटायर एक्ट इज ओवरराइड, कुछ नहीं मिलेगा। तो दिस आर द डिफरेंसेस। बस एक बार पहले गो थ्रू करो, देन वी विल सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इसका करना क्या है। हो गया गो थ्रू? चलो, सो दैट यस मैम। मीन्स मैम अभी जितना समझ में आया स्लो पेस पे इतना कि 44B इज काइंड ऑफ अ चार्जिंग सेक्शन दैट विल एक्चुअली अप्लाई द टैक्सेस, बट रिकवरी मैकेनिज्म इज गिवन अंडर 172। बस इतना समझ में आया कि रिकवरी मैकेनिज्म इसमें दिया, चार्जिंग सेक्शन इसके अंदर देके रखा है। नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही समझा सकता है चीजें। This language cannot be interpreted without understanding a question. तो I am giving you a question, तुम उसको सॉल्व करके चेक करो कि क्या हमारा कुछ बन पा रहा है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन।
चलो एक बार तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ व्हाट वुड बी द टोटल इनकम. डोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स. ओके, 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं लेना. कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू यू कि क्या हो सकता है. नोटेड द सेक्शन क्वेश्चन ना. हम दिखा दीजिए लास्ट लाइन में भी. डन. मैम 5,87,500. और कैलकुलेशन इज इनकम्प्लीट. पे मोर कंसिडरेशन. वी हैव रिटन एवरीथिंग. सेक्शन भी लिख लिया आपको. $5,50,000. Everyone done? Yes, sir. So what is the answer as per you? 7,72,000. 1,72,000. Very good. 7,72,000. 7,72,000. किसी का भी रिफंड में आया क्या आंसर कि रिफंड इज इतना? मैम हमारी तो सोच ही वहां तक नहीं पहुंची कि रिफंड भी निकालना होगा. रिफंड आया नहीं? चलो अब समझते हैं. एक्चुअली द प्रोविजन इज, देखो भाई सीधी बात है, whether you opt for 44B because 44B is optional for you, whether you opt for 44B or you do not opt for 44B, कुछ भी कर लो, तुमको ऑप्शन चाहिए 44B का, you do not need an option of 44B,
तुम्हारे पास एक चीज तो है, और वो क्या, 172 is applicable in every case, whether it is 44B or whether it is not 44B, 172 तो लगेगा। क्यों लगेगा 172? बिकॉज दैट इज रिकवरी। वो क्या है, रिकवरी का। तो 172 applies in every case whether SSC opts for 44B or not। आया समझ में? तो मैम 44B के अकॉर्डिंग ये निकली तुम्हारी स्पेसिफाइड सम, दिस इज योर स्पेसिफाइड सम, डीमोरेज चार्जेस एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। इसका 7.5 दिस इज गोइंग टू बी माय कितना, ये होगा स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम का प्रिजम्पटिव इनकम। मैम कैन आई गिव ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, बोला था ना 172 विल नॉट अलाउ बिकॉज एंटायर एक्ट को ओवरराइड करता है, इट ओवरराइड एंटायर एक्ट। मैम दिस इज द सम। अब इस पे नॉर्मल प्रोविजंस तो नहीं, वहां पे बोला है ना स्पेसिफिकली 40% पे टैक्स विल बी अप्लाइड। तो मैम नॉर्मल प्रोविजन बोलते हैं रिकवरी इज 3 लाख इतना इतना इतना। मैम रिकवरी तो एनी केस में होगी, रिकवरी विल बी इन एनी केस, किसी भी केस में क्या होगी, रिकवरी होगी। अब मेरी बात सुनो, जब तुम आते हो कौन से प्रोविजंस पे, 172 प्रोविजन, सेक्शन नंबर 172 अप्लाई किया, दिस इज कमिंग टू बी योर टैक्स, ये तुम्हारा टैक्स आ रहा है। मैम जब हम नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करते हैं ना, दैट इज 44B अप्लाई करके जो भी नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से मेरा कितना निकल रहा है टोटल इनकम, बोलो टोटल इनकम बताओ तुम्हारा कितना है। अक्षय ने अभी पता है 587500। 87500। ये आएगी टोटल इनकम शुड बी दिस। सबसे पहले इज इट सेम कि मेरी यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी यही होगा ना, दिस मैंने क्योंकि 44 भी ऑप्ट किया है, 172 तो एनी केस में लगेगा, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट इतना है। अभी व्हाट अबाउट दैट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, कितना था, 2 लाख था। यस मैम। 2 लाख माइनस नहीं करोगे, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 लाख इट इज 5,87,500। कैलकुलेट द टैक्स नाउ, अब जल्दी से कैलकुलेट करो उस पर टैक्स। डन, हाउ मच, 2,44,400। कैलकुलेट कर लो यार अच्छे से, ऐसे मत करो इसको। थ्री वन टू डबल जीरो 31,200। 31,200 कहाँ अक्षय, हाउ इट इज कमिंग 2,44,000? मैम नॉर्मल रेट बोले ना, मतलब एनआर के नॉर्मल है 40%। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज बीन रिटर्न। स्लैब रेट्स में होता ना। हाँ, डोंट मेक दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक। तो मैम टैक्स कितना आ रहा है, 31,200। अब मैम रिकवरी कितनी की, बिकॉज रिकवरी का प्रोविजन तो एनी हाउ एप्लीकेबल होगा मैम, अकॉर्डिंग टू विच द रिकवरी इज 3,27,600। तुमने रिकवरी की मेरी कितनी, 3,27,600 एज पर द रिकवरी प्रोविजन, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दिस इज माय टैक्स रेट। तो क्या आएगा तुम्हारा, रिफंडेबल। आर यू गेटिंग दैट? सो बेसिकली 44B है, या फिर तुम नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यू आर पेइंग द टैक्सेस, बट 172 का रिकवरी मैकेनिज्म इज देयर, वो तो अपने हिसाब से रिकवर कर लेगा। लाओ लाओ लाओ, देन आफ्टर योर चॉइस कि तुम्हें नॉर्मल पे जाना है या यू हैव टू गो टू 44B, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग यू विल टेक आइदर रिफंड या फिर एडिशनल यू हैव टू पे। अंडरस्टूड? तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड विद योर शिपिंग बिजनेस। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो और लेवल अप है, ये तो बेस है, दैट इज लेवल अप। और इफ इंस्टीट्यूट फ्रेम एनी क्वेश्चन, इन दोनों के अलावा एक भी नहीं आएगा, ठीक है? चलो राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। मैम इसका आंसर लिख लेते हैं Wait. स्क्रीन से।
ठीक है, चलो. So I'm writing the next question.
चलो, this is the most beautiful question and actually if it is coming it would be for 8 to 10 marks. ठीक है, so I'm giving you 10 minutes, solve it properly, फिर समझते हैं इस बात.